हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 11 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे WAD इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ई, 9 जून को। ठीक है, 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद which platform has recently launched the SMB Sathi Utsav initiative to support small businesses through digital medium। देखिए, डिजिटल मीडियम के थ्रू किस प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि छोटे बिजनेसेस को हेल्प की जा सके। तो ये किया है व्हाट्सएप ने, यानी व्हाट्सएप ने एक SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन विच स्टेट यूटी Union Home and Corporation Minister Amit Shah has inaugurated National Tribal Research Institute। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके किसी न किसी पेपर में आ सकता है। तो बताइए कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ये किया है अपने दिल्ली में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद which among the following Indian has recently topped the real time billionaire list by Forbes। फोर्ब्स की जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है उसमें किस भारतीय ने टॉप किया है, ये आपको बताना है। तो ये हैं अपने मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने क्या है, आपका जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है इसमें टॉप किया है। ठीक है, इंडियंस एज ए इंडियन टॉप किया है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 1 पोजीशन पर एलोन मस्क है, लेकिन भारतीयों की लिस्ट में ये टॉप पर है। सेकंड नंबर पर जो गौतम अदानी जी हैं वो सेकंड नंबर पर आए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क टॉप द पोजीशन इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इन द इंडेक्स। देखिए, डेनमार्क ने टॉप किया है जो ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट है ना उसमें, समझ रहे हो। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, डेनमार्क ने टॉप किया है। तो आपको बताना है कि भारत की पोजीशन क्या रही है। तो भारत इसमें वर्स्ट पोजीशन पर आया है, सबसे लास्ट पोजीशन पर आया है, और वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, 180th पोजीशन, यानी 180वीं पोजीशन पर भारत रहा है और 180 देशों की ही ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, तो भारत आखिरी पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन पर है। उसके बाद विच स्टेट हैज टॉप्ड 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड अनाउंस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेजन पर जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैं, इन्होंने चौथी फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड की लिस्ट अनाउंस की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस लिस्ट में कौन सा स्टेट अपना टॉप पर है। तो यहाँ पर जो स्टेट टॉप पर है वो है तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो तमिलनाडु रहेगा। उसके बाद who has become the first Indian officer from railway to complete grueling Ironman triathlon in Hamburg। देखिए, हाल ही में एक आयरन ट्रायथलॉन हुआ है जिसमें एक रेलवे ऑफिसर ने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये पहले भारतीय रेलवे ऑफिसर हैं जो जिसने ये आयरन मैन ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। तो यहाँ पर जो उनका नाम है वो है श्रेयास जी होसूर। तो श्रेयास जी होसूर ने ये ट्रायथलॉन कंप्लीट की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान आपको बताना है कौन है। हैलिंग फ्रॉम जोधपुर, जो कि जोधपुर से संबंध रखती है, राजस्थान से। इन्होंने अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट को। ठीक है, फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे प्रारूपों से इन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो ये हैं अपने मिथाली राज। तो मिथाली राज ने सारे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से इस एक तरीके से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है।
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नेम द ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। एक हाल ही फिलहाल में क्या है, एक किताब का विमोचन हुआ है, तो इस किताब का नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ये भारत की पहली स्पोर्ट्स बुक है। तो आपको ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है, आपको ध्यान रखना है स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है भारत की। तो इसको किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो लिखने वाले ऑथर हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, विनीत कार्निक। विनीत कार्निक ने इस किताब को लिखा है। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, ये आपके लिए फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने फोरकास्ट किया है इंडिया की जीडीपी को, और ये कितने परसेंट रही है फॉर द ईयर 2023, फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अकॉर्डिंग टू OECD कितनी है ये आपको बताना है। तो ये है 6.9%। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आपको सभी आंकड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी आंकड़ा, OECD का भी, स्टैनलिन का भी, जितने भी एजेंसी हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है, इन्फ्लेशन रेट बताई है, तो आप उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज क्रॉस्ड द 200 मिलियन फॉलोअर मार्क्स ऑन द सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर किस भारतीय, पहले भारतीय ने 200 मिलियन फॉलोवर्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट की है। ठीक है, तो आपको बताना है ये हैं अपने विराट कोहली, यानी विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लगभग 200 मिलियन फॉलोवर्स की लिस्ट को कंप्लीट किया, एक तरीके से फैन फॉलोइंग को, फैन बेस को कंप्लीट किया है। उसके बाद विच इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2022। देखिए वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे डे नहीं पूछेगा, किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल डे का डे नहीं पूछेगा, तो आपसे पूछेगा उसकी थीम क्या थी। तो थीम आपसे पूछी जा सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंटरनेशनल डे की थीम आप याद रखेंगे। उसके बाद हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए हम ये एक सवाल कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर अवार्ड की लिस्ट है, ठीक है, रियल टाइम बिलियनियर्स की जो लिस्ट है उसमें मुकेश अंबानी ने, भारतीयों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में किसने टॉप किया है, तो ये किया है एलोन मस्क ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, एलोन मस्क ने यहाँ पर टॉप किया है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022, 2022 का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस दिन? विथ विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ब्रेन ट्यूमर किस दिन मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 8 जून को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को। देखिए पहली न्यूज क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंकिंग 2023 के लिए वो रिलीज हो चुकी है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2023 के लिए है वो अब रिलीज हो चुकी है। अगर हम बात करें डिटेल की तो ये क्या है, क्यूएस रैंकिंग क्या मतलब क्या होता है? देखिए क्वाक क्वेरेली, क्वाक क्यू रैली साइमंड। ठीक है, तो क्यूएस की फुल फॉर्म क्या है? क्वैक क्वेरेली साइमंड क्यूएस रैंकिंग है। ये लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एक तरीके से रैंकिंग है। ये इसमें इसका 9th एडिशन, इस लिस्ट का 9th एडिशन अभी हाल ही फिलहाल में क्या है, रिलीज हुआ है। और इसमें वर्ल्ड की मोस्ट कंसल्टेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक तरीके से की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड के मोस्ट कंसल्टेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की, तो क्यूएस रैंकिंग क्या है, इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करती है कि कौन टॉप पर है कौन नहीं है। अगर हम बात करें जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है 2023 के लिए, इसमें लगभग
टॉप 900 यूनिवर्सिटीज, टॉप 900 यूनिवर्सिटीज जो कि 8 की रैंकिंग इंडिकेटर के हिसाब से इनका इंडेक्स तैयार किया गया है। अगर हम बात करें तो मतलब ये देखने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो 8 की इंडिकेटर्स हैं, उनके बिहाफ पर ये लिस्ट जारी की जाती है और इसमें लगभग 900 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें तो लगभग दिस इज द लार्जेस्ट एवर रैंकिंग विद 1418 यानी 1418 इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 900 है और अगर हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें तो 1418 इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और ये लगभग 100 से भी ज्यादा लोकेशन से प्राप्त किए गए इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पहली रैंकिंग आई है, पहले नंबर पर है मैसाचुसेट। ठीक है, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी जिसको MIT बोलते हैं और ये यूनाइटेड स्टेट के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में है। ठीक है, एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट की कैम्ब्रिज में एक मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी है MIT जिसको बोलते हैं, और इसने ओवरऑल 100 स्कोर किया है, यानी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है यूनाइटेड किंगडम की, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की तो पहले नंबर पर IISc बेंगलोर आया है, 155 इनकी रैंकिंग रही है। IIT जो बम्बई है वो 172 रैंकिंग के साथ सेकंड नंबर पर आया है। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पर IIT दिल्ली है जो कि 174 रैंकिंग पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की क्या रैंकिंग है इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लिस्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंडिया इंडियाज कृष्णा श्रीनिवासन टू हेड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट। देखिए, जो कृष्णा श्रीनिवासन है, इंडिया के भारतीय कृष्णा श्रीनिवासन है, इन्होंने इनको क्या दिया गया है, IMF का जो एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है उसकी अध्यक्षता दी है। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल की तो डिटेल क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ये है क्रिस्टलेना जॉर्जिया। ठीक है, क्रिस्टालिना क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने अनाउंस किया है, जो कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इन्होंने अनाउंस किया है कि क्या अनाउंस किया है कि कृष्णा श्रीनिवासन अब ये एक भारतीय हैं और ये डायरेक्टर बनेंगे किसके, एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के। ठीक है, यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, उसके डायरेक्टर रहेंगे कृष्णा श्रीनिवासन, और ये अनाउंसमेंट की है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। ठीक है, और क्रिस्टालिना जॉर्जिया मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IMF के फाउंडेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अगर हम बात करें मेंबर कंट्री की तो टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, और MD इसके MD है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म पर। अगर डिटेल की बात करें तो क्या है, जो AR रहमान है वो म्यूजिक मैस्ट्रो है। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर ऑफ सीजन ऑफ कल्चर, जो कि मार्क करेगा 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस है उसकी 75वीं एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है द सीजन ऑफ कल्चर। उसके ब्रांड एम्बेसडर की कौन बनाए गए हैं, AR रहमान। AR रहमान को एक तरीके से कल्चरल प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को मार्क करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर टू इंडिया जैन थॉमसन और डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर ये बारबरा विक्रम के द्वारा की गई, यानी दो पर्सनैलिटी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। कौन कौन से, एक ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर जो कि इंडिया में है जैन थॉमसन, और डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल बारबरा विक्रम के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें ब्रिटिश काउंसिल के डायरेक्टर बारबरा विक्रम है और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद
असम सेलिब्रेट कर रहा है बाइको फेस्टिवल फॉर गुड हार्वेस्ट एंड रेन। देखिए, अच्छी फसल और बारिश के लिए जो असम है, जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, उस वो मना रहा है एक बाइको फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपसे ये फेस्टिवल पूछा जा सकता है कि बाइको फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। तो बाइको फेस्टिवल, बाइको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बाइको फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में, विच इज कॉल्ड एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय राभा ट्राइब ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में जो राभा ट्राइब है जो कि असम में रहती है, उनके द्वारा इस बाइको फेस्टिवल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाइको फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? असम में। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राभा जनजाति के द्वारा। तो दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बाइको फेस्टिवल की, ये सेलिब्रेट हर साल किया जाता है एनुअली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ब्रिंग एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट, बहुत ही शुभ फसल, एक तरीके से अच्छी फसल के लिए, एंड टू फिल इट विद अबंडेंट क्रॉप एंड गुड हेल्थ। क्रॉप और गुड हेल्थ, फसल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये की कामना के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। अगर हम बात करें असम की कैपिटल की, तो ये है दिसपुर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हिमांता बिस्वा शर्मा है, और गवर्नर जगदीश मुखी है। तो आपके लिए गवर्नर, सीएम और एक तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल है, असम की कैपिटल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया लॉन्च्ड न्यू लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार, ठीक है। मनसुख मांडविया ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया है आयुर्वेदा आहार के लोगो को। आयुर्वेदा आहार के लोगो को किसने लॉन्च किया? मनसुख मांडविया ने। उसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है? द आयुर्वेदा आहार लोगो was launched by health minister मनसुख मांडविया on the occasion of वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेजन पर जो मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने आयुर्वेदा आहार के लोगों को प्रदर्शित किया है, ठीक है, लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो जो ये जो आहार लोगो है, आयुर्वेदा आहार का लोगो है, इसमें लेटर है, ठीक है, लेटर्स ऑफ वर्ड आयुर्वेदा और आहार दोनों दोनों के वर्ड्स हैं, और ये इंग्लिश में भी है और देवनागरी में भी है, ठीक है। इंग्लिश और देवनागरी दोनों में, दोनों लिपियों में क्या है, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, आहार भी है और आयुर्वेदा भी है। अगर हम बात करें इस लोगों में क्या है, हिंदी लेटर ए आहार, ठीक है, एंड इंग्लिश लेटर ए हैव बीन मर्ज्ड इन ए वे दैट अपीयर्स टू बी सिंगल फॉर्म। अगर हम बात करें, देखो यहां पर ये देखिए, ये देवनागरी भी है और ए भी है, ठीक है। तो ये क्या है, देवनागरी अ है, और ये क्या है, अल्फाबेटिकली इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लेटर अ है, ठीक है। तो यहाँ पर आयुर्वेदा और आहार, एक तरीके से जो लोगो बनाया गया है, इसमें देवनागरी का ए भी है, ए फॉर अनार, और यहाँ पर क्या है, ये ए भी है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 5 लीव्स भी हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 5 लीव्स भी हैं, लीव्स पत्ते, ठीक है, पेड़ के पत्ते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 एलिमेंट को, 5 पत्ते 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? ईथर, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर नेचुरल, बायोटिक और होलसम, ऑर्गेनिक और हर्बल मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारा नेचर से जुड़ाव है, जो लगाव है, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गगनयान, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, ये शेड्यूल टू बी लॉन्च इन 2023। भारत क्या कर रहा है, गगनयान जो कि पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, उसको 2023 में लॉन्च करने जा रहा है। अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, इंडिया विल अटेन द यूनिक डिस्टिंक्शन। अगर हम भारत क्या करता है, इस गगनयान जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसको लॉन्च कर देता है, एक अलग ही ख्याति इसको प्राप्त होगी। तो ये ख्याति प्राप्त करने जा रहा है, ये लॉन्च करेगा ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान को, ठीक है, ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान को, एज वेल एज ह्यूमन ओशियन मिशन इन 2023। ठीक है, 2 मिशन की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो ह्यूमन स्पेस मिशन, स्पेस में जाएगा, और ह्यूमन ओशियन मिशन, एक जो ओशियन में उतारा जाएगा, समुद्र में। तो 2 मिशन है यहाँ पर, एक तो स्पेस के लिए है और एक ओशियन के लिए, दोनों का एक तरीके से लॉन्चिंग 2023 में हो रहेगी।
अगर हम बात करें तो ऐसी अनाउंसमेंट स्पेस एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का की स्थापना जो हुई है वो 15 अगस्त 1969 में हुई है और 52 ईयर्स पहले हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर और कर्नाटका में है और चेयरमैन ये है श्रीधरा पनिकर सोमनाथ, यानी एस सोमनाथ इसके क्या है, चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर, वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पास्ड बाय न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर। देखिए, न्यूयॉर्क के विधानमंडल ने एक कानून पास किया है और ये जो कानून है वो है राइट टू रिपेयर, कि आपको पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है राइट टू रिपेयर का, ठीक है, अपनी चीजों की मरम्मत कराने का आपको राइट रहेगा। तो ऐसा कानून पास करने वाली जो विधानमंडल है वो न्यूयॉर्क विधानमंडल है, न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर है, ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर ने ये विश्व का पहला लॉ पास किया है, लॉ ऑफ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक लॉ पास किया है, कानून पास किया है, जिसे बोला गया है राइट टू रिपेयर, कि आपको फुल राइट है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को रिपेयर कराने का। कई बार क्या होता है, कंपनीज क्या है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती हैं, उनमें कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती, अपने ही सामान का स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती। इनकेस वो अगर मान लो आउट ऑफ रन हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता, तो आप उसको डिस्पोज ही कर सकते हैं। आपके लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है कि उसको डिस्पोज कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, और नई चीज खरीदी जाए, नया एक तरीके से डिवाइस खरीदा जाए। लेकिन क्या है, ये एक तरीके से लॉ पास किया गया है न्यूयॉर्क में, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है, तो स्पेयर पार्ट्स और एक तरीके से उसके रिपेयर की अरेंजमेंट करेगी, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स भी बनाएगी और उसको रिपेयर करने के लिए अरेंजमेंट्स भी करेगी, ठीक है। तो ऐसा जो लॉ है ये आपको कहीं ना कहीं राइट टू रिपेयर का अधिकार देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नासा की द विंसी मिशन इज सेट टू लॉन्च इन 2029, 2029 में नासा का द विंसी मिशन लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा एक एक मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है द विंसी मिशन, और द विंसी स्टैंड्स फॉर, द विंसी की फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, ठीक है। एक तरीके से विनस के एटमॉस्फेयर में जितने भी नोबल गैसेज हैं उनको एक तरीके से उनकी इमेजिंग के लिए और उनकी केमिस्ट्री जानने के लिए एक मिशन भेजा जा रहा है द विंसी, ठीक है। ये वीनस के लिए, पर्टिकुलर कौन से प्लेनेट के लिए, वीनस प्लेनेट के लिए। अगर हम बात करें ये मिशन क्या है, ये एक्सप्लोर करेगा वीनस को और उसके हार्श एटमॉस्फेयर को। ये कब एक्सप्लोर करेगा, 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और 63 साल पहले। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, वाशिंगटन डीसी में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, बिल नेल्सन इसके हेड, एक तरीके से हेड हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, तो पामेला मेलरॉय इसके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है नासा के बारे में भी, स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर या हेड कौन है। इसके बाद प्रसार भारती सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल, इनको असाइन किया गया है एडिशनली एज डीडी डायरेक्टर, ठीक है, दूरदर्शन के डायरेक्टर के रूप में एडिशनली एक अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार को चुना गया है, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो मयंक कुमार को, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन है एंड दूरदर्शन न्यूज है, इनको एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब ये क्या है, प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर न्यूज अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी कि मयंक अग्रवाल फिलहाल क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन है और दूरदर्शन न्यूज है। इनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सौंपा गया है। अब ये प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अग्रवाल, ये क्या है, शशि शेखर वेम्पति को रिप्लेस करेंगे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं। उसके बाद तमिलनाडु के सीएम, इन्होंने अनवील किया है 44th चेस ओलंपियाड के लोगो
और मास्कूट को, ठीक है। तो जो तमिलनाडु में होने जा रहे 44th चेस ओलंपियाड है, उसके मैस्कूट और लोगों को M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने प्रदर्शित किया है, अनवील किया है। अगर हम बात करें M.K. स्टालिन की जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, M.K. स्टालिन, इन्होंने अनवील किया है लोगों को और मास्कूट को, किसके लिए? 44th चेस ओलंपियाड के लिए, ठीक है। 44th चेस ओलंपियाड के लिए जो मास्कूट और जो लोगो रहेगा उसका एक तरीके से अनवील किया है M.K. स्टालिन ने। और जो ये जो ओलंपियाड है ये ममलापुरम में होने जा रहे हैं अगले महीने ममलापुरम में आयोजित किए जाएंगे ये 44th चेस ओलंपियाड। अगर हम बात करें कब होंगे, ये 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में होंगे। 28 जुलाई से शुरुआत होकर 10 अगस्त तक ये चलेंगे चेस ओलंपियाड। और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो M.K. स्टालिन है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट ये संजय कपूर हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से पोस्ट है और ये पर्सनैलिटी है संजय कपूर, ये है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज की है एक बुक जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक्स। ये जो बुक है ये लॉन्च की गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसमें क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इंपॉर्टेंट स्पीच है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किसके साथ मिलकर अनुराग ठाकुर जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये अनुराग ठाकुर ने, दोनों ने मिलकर लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स नाम की एक बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। इस बुक में क्या है, बहुत सारी स्पीसीज हैं स्पीसीज मतलब स्पीचेज हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद की, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनकी इंपॉर्टेंट स्पीचेज को लेकर एक किताब बनाई गई है जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। इनको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं, और हमारे अनुराग ठाकुर जी ने साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उसके बाद फॉर द सीजन 2022 टू 2023 2022 से 23 वित्त वर्ष के लिए कैबिनेट ने इंक्रीज किया है एमएसपी को फॉर, ये है मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ की फसलों के लिए जो एमएसपी है वो बढ़ा दिया गया है 2022 से 23 के लिए। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये है अनुराग ठाकुर, इन्होंने कहा है कि यूनियन कैबिनेट ने एक अथोराइज किया है क्या, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज फॉर द सेवरल खरीफ क्रॉप्स फॉर द ईयर 2022 टू 2023, यानी 2022 से 23 के लिए जो बहुत सारी खरीफ फसलें हैं उनके एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है अपनी यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है अनुराग ठाकुर ने जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर ने। अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है अनुराग ठाकुर है। अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA, यानी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये है कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किसके द्वारा हेड की जाती है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही एक तरीके से हेड की जाती है, चेयर्ड की जाती है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, आप इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिच स्लांट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.8%, रिवाइजेज आउटलुक एज द स्टेबल, ठीक है। जो फिच एक तरीके से एजेंसी है, एक रैंकिंग एजेंसी है जो कि रैंक बताती है और एक तरीके से आपको एस्टिमेट करती है आपकी जीडीपी वगैरह, किसी भी कंट्री की जीडीपी वगैरह ये बताती है। उसने जो भारत की ग्रोथ रेट है उसको फोरकास्ट किया है 7.8%, और इसने कहा है कि जो भारत की आउटलुक है वो अभी स्टेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें डिटेल की तो फिच रेटिंग
एक एजेंसी है, फिच रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है इंडिया की आउटलुक को। पहले ये नेगेटिव थी, अब क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, एक तरीके से जो भारत की परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये अब नेगेटिव से स्टेबल हो गई है। पहले डिक्लाइन हो रहा था ग्रोथ रेट, अब क्या है, ये स्टेबल हो चुका है, यानी एक तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग है। अगर हम बात करें, ये इन्फ्लेशन एक तरीके से डेवलपमेंट मोमेंटम और इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन के प्रभाव की वजह से जो ग्लोबल रेटिंग है वो डिक्रीज हो गई है। अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2022 से 23 के लिए अकॉर्डिंग टू फिच ये 8.5% से घटकर 7.8% हो गई है। यानी फिलहाल जो ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग वो 7.8% है। ये पहले कितनी थी, 8.5% थी। और ये जो 7.8% हो गई है, इस पर प्रभाव है इन्फ्लेशन का और डेवलपमेंट मोमेंटम का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से विकास और महंगाई का जो संयुक्त प्रभाव है इस पर पड़ा है, जिसकी वजह से जो अपनी ग्रोथ रेट है वो 8.5% से घटकर 7.8% हो गई है। अगर हम बात करें फिच रेटिंग की, ये एक एजेंसी है जो रेटिंग का क्रेडिट देती है और यूनाइटेड स्टेट की एक तरीके से रेटिंग एजेंसी है। अगर हम बात करें जो फिच रेटिंग है, ये वर्ल्ड के 3 बिगेस्ट रेटिंग एजेंसियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो कि एक तो मूडी है और एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और एक मूडी, दो तो ये होगी और तीसरी कौन हो गई, फिच हो गई अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूएसए बेस्ड 3 रेटिंग कंपनीज है, रेटिंग एजेंसी है, एक तो मूडीज और एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और एक अपनी फिच। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी एजेंसी है और एक तरीके से जो भी फोरकास्ट करती है वो लगभग मतलब ओके रहता है, स्टिक रहता है। अगर हम बात करते हैं फिच रेटिंग, इसका जो ऑफिस हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क लंदन में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया है टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2035, यानी 2035 तक न्यूयॉर्क पार्लियामेंट ने कहा है कि 2035 तक वो डीजल और पेट्रोल की जो कार्स है, व्हीकल्स है, उनके एक तरीके से बिक्री पर रोक लगा देगी। 2035 तक वहां पर कोई भी डीजल और पेट्रोल का कोई भी वाहन नहीं खरीदा या बेचा जाएगा। अगर हम बात करें यूरोपियन पार्लियामेंट की, ठीक है, इसके मेंबर ने वोट किया है ताकि बैन किया जा सके न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2035। 2035 तक नए कार और जो एक तरीके से पेट्रोल डीजल कार है उन पर बैन लगाने के लिए वहां की पार्लियामेंट ने वोट किया है। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन असेंबली की, इन्होंने स्ट्रासबर्ग में, जो कि फ्रांस में है, उसमें ऑटोमेकर्स को जीरो कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टेक्नोलॉजी के लिए एक तरीके से मतलब उन्होंने कहा है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए जिसमें जीरो कार्बन एमिशन हो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर रोक लगाने के लिए, 100% रोक लगाने के लिए ऐसा एक बिल पास किया है, जिसमें 2035 तक पेट्रोल और डीजल के जो कार्स हैं वो यूरोप में बंद कर दी जाएंगी। अगर हम बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और यूरोपियन पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी 19 मार्च 1958 में। 19 मार्च 1958 में यूरोपियन पार्लियामेंट की स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ये बन गया है पहला इंडियन स्टेट जो अप्रूव करेगा एक पॉलिसी फॉर ड्रोन, यानी ड्रोन के लिए भी पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 ये लागू की जाएगी, अप्रूव्ड की जाएगी बाय द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने, ऐसा भी कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर ने एक ड्रोन के लिए पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी में क्या है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन, यानी ड्रोन के माध्यम से गवर्नेंस और रिफॉर्म लागू करने के लिए उसकी नींव पर, ठीक है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म की नींव पर एक ड्रोन होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करने की बात कही गई है। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि देखिए, गवर्नेंस और रिफॉर्म लागू करने के लिए, रिफॉर्म्स जितने भी गवर्नेंस होती है और रिफॉर्म्स होते हैं उन सभी को एक तरीके से अच्छे से लागू करने के लिए एक ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई है, जो कि 2000 हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 के नाम से लागू की गई है, जो कि जयराम ठाकुर वहां के चीफ मिनिस्टर ने लागू की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन की नींव पर एक ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें
गरुड़ की। तो आपसे पूछा जा सकता है गरुड़ क्या है, तो है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन। गरुड़ की फुल फॉर्म है, व्हाट इज गरुड़? गरुड़ क्या है? गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो शिमला है और ये समर के लिए है, और अगर विंटर की बात करें तो धर्मशाला है। अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। तो आपके लिए गवर्नर, कैपिटल और सीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको कवर अप करेंगे। उसके बाद बिम्स्टेक ने सेलिब्रेट किया है इट्स 25th एनिवर्सरी, ठीक है, बिम्स्टेक ने मनाई अपनी 25th वर्षगांठ। अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, तो सेक्रेटेरिएट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। पहले तो ये जो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, बिम्स्टेक, ठीक है, ये आपसे पूछी जाती है बहुत सारे पेपर्स में, ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। इसके सेक्रेटेरिएट ने ढाका में क्या किया है? अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है, इसे बिम्स्टेक डे के रूप में मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ने मिलकर बनाया है, ठीक है। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा एक तरीके से बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, ठीक है। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है एंड थाईलैंड है, ठीक है, ये मेंबर है बिम्स्टेक के। तो आपसे पूछा जा सकता है बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से हैं, तो ये बांग्लादेश, भूटान, एक तरीके से आप देखिए बांग्लादेश भी क्या है, भारत के क्या है, नजदीक है, एक तरीके से भारत से टच में है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, एक थाईलैंड थोड़ा सा दूर है। तो भारत के चारों ओर, जो पाकिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान को छोड़कर जो कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इसकी 1997 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में, और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ ने, इसने अवार्ड दिया है किसको? पीजीआई चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ के एक सेंटर को जो कि तंबाकू कंट्रोल के लिए है, ठीक है, टबैको कंट्रोल के लिए एक सेंटर है जो कि पीजीआई में है, उसको अवार्ड मिला है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड दिया है रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल, टबैको कंट्रोल सॉरी रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल जो कि पीजीआई में है, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ में है, उसको अवार्ड मिला है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है। किस लिए मिला है? ताकि उन्होंने क्या है, एक बहुत अच्छे से तंबाकू कंट्रोल पर काम किया है, ठीक है। टबैको कंट्रोल पर अच्छे से काम करने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई, पीजीआई यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल, उसको अवार्ड दिया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पीजीआई के एक डिपार्टमेंट जो कि रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल है, डिपार्टमेंट का नाम है रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल, उसको अवार्ड दिया है डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, जो ये रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टबैको कंट्रोल इन इंडिया। भारत में तंबाकू के कंट्रोल पर क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या कितना इफेक्टिव पॉलिसीज हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो चुकी है, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ये रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल इन पीजीआई चंडीगढ़, ये प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की न्यूज। आई होप सारी न्यूज आपको अच्छी लगी हैं और समझ में आ गई हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।